अध्याय 5 इलेक्ट्रिक मीटिंग्स कैसे चलाएं। बहुत सारी मीटिंग्स बोरिंग होती हैं। इतने रिहर्स्ड स्पीच और निष्क्रिय श्रोता, इतनी कम सहजता। भले कमरे में अनुभवी सक्षम प्रोफेशनल्स भरे हों जिनके पास बुद्धिमत्तापूर्ण राय हो, कुर्सियां मानव आकार के कार्डबोर्ड कटआउट से भरी लगती हों। ऐसी मीटिंग्स चलाने वाली कंपनियां बड़ी कंपनीटिस से पीड़ित होती हैं और यह बिजनेस दुनिया में महामारी जैसी है। मीटिंग कल्चर नौकरशाही से दब जाती है जो प्रभावी कम्युनिकेशन पर पूर्वानुमेयता को प्राथमिकता देती है। इसके विपरीत अच्छी मीटिंग्स उत्पादक रूप से अप्रत्याशित होती हैं, कभी बहुत ज्यादा। जब होशियार लोग इकट्ठे होते हैं और खुलकर अपनी राय कहने में सहज होते हैं तो मीटिंग की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। कॉरपोरेट पेजेंट्री की बजाय डायलॉग होता है और एजेंडा पर चर्चा करते हुए बातचीत अप्रत्याशित मोड़ लेती है। सभी यह जानकर निकलते हैं कि उन्होंने प्रोसेस में योगदान दिया और आगे क्या करना है इसकी स्पष्ट समझ के साथ। विद्युतीय मीटिंग्स के 3 सामग्री हैं: सही लोग, क्राउडसोर्स्ड एजेंडा और ऐसा माहौल जहां सभी सम्मान पूर्वक असहमत होने में सुरक्षित महसूस करें। हर बार जब मैं मीटिंग लीड करता हूं तो चाहता हूं कि वह विद्युतीय अनुभव हो, उच्च प्रभाव वाला। मामूली वन ऑफ मीटिंग्स भी कंपनी के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। सालों में मैंने 3 सामग्री पहचानी हैं जो पावर हाउस मीटिंग्स के लिए आवश्यक हैं: सही लोग मौजूद, क्राउडसोर्स्ड एजेंडा और ऐसा माहौल जहां सभी सम्मान पूर्वक असहमत हो सकें। अब मैं एक व्यक्तिगत अनुभव साझा करना चाहता हूं जो बचपन से ही है और जिसने मीटिंग्स को सहयोग की मुख्य धुरी के रूप में मेरी सोच को स्पष्ट किया। बेनिंगटन कॉलेज। मेरा शैक्षणिक पथ शुरू में सामान्य था। 1960 के अंत में पब्लिक स्कूल जाने वाले किसी मिडिल क्लास अमेरिकी बच्चे जैसा। मैं 10वीं कक्षा में था जब मेरे माता पिता से नॉर्थफील्ड माउंट हर्मन NMH ने संपर्क किया। मैसाचुसेट्स के उत्तर पश्चिम में इवेंजेलिकल क्रिश्चियन मूल वाला प्राइवेट बोर्डिंग स्कूल। NMH ने मुझे स्कॉलरशिप ऑफर की और मैंने स्वीकार कर लिया। 1 साल बाद बेनिंगटन कॉलेज ने मुझे स्कॉलरशिप प्लस अर्ली एडमिशन ऑफर किया और फिर मैंने स्वीकार किया। हाई स्कूल पूरा किए बिना मैं कॉलेज फ्रेशमैन बन गया। बेनिंगटन वर्मोंट के ग्रामीण इलाके में 600 स्टूडेंट्स वाला प्राइवेट लिबरल आर्ट्स कॉलेज था और मुझे वहां का समय अपनी जिंदगी का सबसे खुशहाल, सबसे विकासपूर्ण दौर याद है। बेनिंगटन में हर कोर्स में औसतन 9 स्टूडेंट्स होते थे, इसलिए बैठकर देखना विकल्प नहीं था। सेशंस 90 मिनट की तेज रफ्तार वाली चुनौतीपूर्ण चर्चाएं होती थीं। हाथ उठाकर बुलाए जाने का समय तक नहीं था। जीवित रहने के लिए हमें जोड़ना पड़ता था। हमारे इंस्ट्रक्टर प्रैक्टिशनर टीचर्स थे, मतलब वे फुल टाइम नहीं पढ़ाते थे। उनकी अपनी करियर चल रही होती थी और साइड में पढ़ाते थे। वे अपने सभी स्टूडेंट्स के नाम जानते थे और हम उन्हें फर्स्ट नेम बेसिस पर संबोधित करते थे, लगभग पीयर जैसे। मेरे म्यूजिक और मैथ प्रोफेसर्स ने खासकर मेरी जिंदगी पर बड़ा प्रभाव डाला। उन्होंने मुझे क्रिएटिविटी और इम्प्रोवाइजेशन सिखाया। मुझे पूरा अनुभव पसंद था। हालांकि माता पिता को खुश करने के लिए 18 महीने बाद मैं बेनिंगटन छोड़कर ब्राउन यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई पूरी करने गया। परिवार की परंपरा के अनुसार जैकब्स परिवार गहराई से रोड आइलैंड से है। मेरे पिता ब्राउन गए, मेरे भाई ब्राउन गए और मुझे ब्राउन जाना था, चाहे पसंद हो या ना हो। गलत मत समझना, ब्राउन एक उत्कृष्ट आईवी लीग यूनिवर्सिटी है और मुझे एल्यूमनस होने पर गर्व है, लेकिन मैं वहां पैर नहीं जमा सका। इसके बजाय मैं एक ग्रैंड लेक्चर हॉल से दूसरे में भटकता रहा और उन होशियार स्टूडेंट्स के साथ निष्क्रिय बैठा जिसे मैं नहीं जानता था
और प्रभावशाली प्रोफेसर्स की लेक्चर सुनता जिन्हें मैं नहीं पता था। तब क्लासेस बहुत बड़ी होती थीं, कभी 150 स्टूडेंट्स या ज्यादा। उस स्केल पर बेनिंगटन स्टाइल चर्चा असंभव थी और वह मेरी लर्निंग स्टाइल से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। ब्राउन के पास बहुत कुछ ऑफर था, लेकिन मैं उससे जुड़ नहीं सका और अंत में ड्रॉप आउट कर दिया। लगता है मुझे ग्रेजुएट होने से एलर्जी थी। कुछ हद तक विडंबना है कि ब्राउन ने मुझे एक सबक सिखाया जो मेरी जिंदगी पर बहुत प्रभाव डाला। लर्निंग स्टाइल महत्वपूर्ण है। मेरी लर्निंग स्टाइल बेनिंगटन के डायनामिक अनुभव से मेल खाती है और ब्राउन के लेक्चर्स से विरोध में है। जब मैंने अमेरिक्स शुरू करके बिजनेस करियर शुरू किया तो ब्राउन से ये सबका साथ ले गया। मैंने अलग अलग लर्निंग स्टाइल्स को क्या प्रभावित करता है समझने में बहुत काम किया है और मुझे विश्वास है कि जीवंत चर्चा बिजनेस सेटिंग में लोगों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करने का सबसे अच्छा तरीका है। हर मीटिंग जो मैंने लीड की है उसमें मैंने 17 साल के खुद की बेनिंगटन क्लासरूम में पीयर्स से घिरे होने की उस सनसनी को दोहराने की कोशिश की है जहां सभी बातचीत में कूदने को उत्सुक हों। इसे छोटा रखो लेकिन काफी बड़ा। करियर की शुरुआत में मैं दुनिया भर से 45 या 50 अटेंडीज उड़ाकर 3 दिन की हडल के लिए बोर्ड रूम में लाता था। वे मीटिंग्स उत्पादक होती थी, लेकिन समय के साथ मुझे एहसास हुआ कि पार्टिसिपेंट्स बहुत ज्यादा थे इष्टतम होने के लिए। अपेक्षाकृत छोटे लेकिन फिर भी बड़े ग्रुप में 15 से 20 अटेंडीज के आसपास कम पोस्चरिंग होती है और चर्चाएं ज्यादा सच्ची होती हैं। मीटिंग में किसे होना चाहिए यह तय करने में मैं ज्यादातर सीईओ से अलग करता हूँ। पार्टी में मिश्रित लोग बुलाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी सीनियर लीडरशिप टीम कंपनी भर में क्या हो रहा है जाने, न कि केवल अपने क्षेत्र में। इससे उन्हें अपनी जिम्मेदारी के दायरे से आगे अतिरिक्त संदर्भ मिलता है। साइलो में फैसले लेने की बजाय वे व्यापक संगठन पर प्रभाव सोचने की ज्यादा संभावना रखते हैं। इसके अलावा पूरी टीम की उत्पादकता समृद्ध होती है जब एग्जीक्यूटिव्स को कंपनी भर में क्या हो रहा है की दृश्यता मिलती है। यह सहयोगी टीम की साझा मानसिकता से जुड़ता है। अगर कर सको तो समस्या सुलझाने में मदद करने को तैयार रहो, चाहे वह बिजनेस में कहीं भी हो। किसी भी क्षण मेरी कंपनी के टॉप कुछ दर्जन लोग सब कुछ जानते हैं, अच्छा और बुरा। मैं अपनी सबसे महत्वपूर्ण मीटिंग्स में कोर सी-सूट ग्रुप शामिल करने की कोशिश करता हूँ, साथ ही कुछ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स या राइजिंग स्टार्स, ऐसे लोग जो वैल्यू जोड़ सकें और एक्सपोजर से फायदा उठा सकें। मुझे समावेशी अप्रोच चुनौतियां परिभाषित करने और समाधान ब्रेनस्टॉर्म करने में प्रभावी लगी है। अपनी धन के लिए एमओआर। मेरी कंपनियों में मासिक और त्रैमासिक ऑपरेटिंग रिव्यू, एमओआर और क्यूओआर एजेंडा पर सबसे महत्वपूर्ण मीटिंग्स हैं। एमओआर हर 30 दिन के आसपास होते हैं। हम पिछले महीने के नतीजे डिस्कस करते हैं और आने वाले महीने के अवसर परिभाषित करते हैं। इसके अलावा हर तीसरे महीने क्यूओआर होता है जहां हम पूरी तिमाही डिस्कस करते हैं पब्लिकली अर्निंग्स रिपोर्ट करने से पहले। यह मीटिंग कैडेंस मेरे बिजनेस चलाने की रीढ़ है और मेरी टीमों द्वारा क्रिएट की गई वैल्यू के पीछे मुख्य उत्प्रेरक। एमओआर का कॉन्सेप्ट यह है कि कंपनी की हर यूनिट जैसे कोर सर्विस ऑपरेशन या कॉरपोरेट फंक्शन अपनी बारी स्पॉटलाइट में लेती है, अलग एमओआर के साथ, जिसमें यूनिट और कॉरपोरेट लीडरशिप साथ ही अन्य आमंत्रित शामिल होते हैं। यूनिट लीडर्स फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस टीम के साथ मिलकर एमओआर स्लाइड्स बनाते हैं। मीटिंग से पहले ग्रुप को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए टाइम्ड डेक सबसे प्रासंगिक जानकारी कम्युनिकेट करता है। आमतौर पर संक्षिप्त फाइनेंशियल और ऑपरेशनल केपीआई, कस्टमर और एम्प्लॉय संतुष्टि स्कोर, पिछले महीने, तिमाही और पिछले साल की इसी अवधि से फाइनेंशियल तुलना और भविष्य के परफॉर्मेंस की प्रोजेक्शंस मान्यताओं सहित।
अपने करियर में मैंने विभिन्न स्रोतों से स्लाइड प्रेजेंटेशंस का पहाड़ देखा है और मेरी टीमें कम्युनिकेशन के मामले में सबसे अच्छी स्लाइड्स बनाती हैं। 10 में 9 बार इसका मतलब प्रति पेज कम कंटेंट होता है। मैं तुरंत हर टेकअवे का क्या, कब और क्यों समझ जाता हूँ। यह हमारी कम्युनिकेशन स्टाइल के मुख्य सिद्धांत से मेल खाता है। गैर आवश्यक जानकारी से कम्युनिकेशंस को भरने की इच्छा का प्रतिरोध करो। स्लाइड डेक हाथ में होने पर MOR में आने वाला हर व्यक्ति मीटिंग से पहले प्रेजेंटेशन कवर टू कवर पढ़ने और अपनी गति और लर्निंग स्टाइल से अवशोषित करने की उम्मीद रखता है। 30 मिनट की एडवांस रीडिंग में ज्यादातर लोग वह रिव्यू कर लेते हैं जो लाइव बोर्ड ऑडियंस को प्रेजेंट करने में कुछ घंटे लगते। गैर आवश्यक जानकारी से कम्युनिकेशंस को भरने की इच्छा का प्रतिरोध करो। हर अटेंडी डेक पढ़कर खत्म करता है तो मुझे अपना टॉप 1 या 2 सबसे महत्वपूर्ण टेकअवे और टॉप 1 या 2 सवाल भेजता है। यह एजेंडा क्राउडसोर्सिंग का रूप है। विद्युतीय मीटिंग्स की 3 मुख्य सामग्रियों में से एक। कोई इसे फोन इन नहीं करता। उनसे तीक्ष्ण सवाल सबमिट करने की उम्मीद होती है जो अभी देखे नतीजों पर सीधे कटते हों। मेरे पास आए कुछ सवाल ऐसे हैं। टॉप कस्टमर के साथ रेवेन्यू नीचे क्यों ट्रेंड कर रहा है और इसे सुधारने के लिए हम क्या कर सकते हैं? IT टीम ने पिछले हफ्ते लाइव होने वाला टूल क्यों लॉन्च नहीं किया? सीजनल डिमांड के लिए फॉरकास्टिंग प्रोसेस कैसे सुधार सकते हैं? मीटिंग डिस्कशन शुरू करने के लिए जानकारी पहले ग्रुप को डिस्ट्रीब्यूट करो ताकि वे उसके बारे में सोच सकें। तुम मीटिंग का कीमती समय स्लाइड्स फ्लिप करने में नहीं खाओगे। MOR अटेंडीज अपने सवालों से समस्याओं पर जीरो इन करते हैं क्योंकि समस्याएं सुलझाना ही कंपनी शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएट करती है। लेकिन यह सफलता का लाभ उठाने का सवाल भी हो सकता है, जैसे स्ट्रैटेजिक अकाउंट मैनेजर ने डंप में गई कस्टमर रिलेशनशिप कैसे पलटी और क्या हम इसे भविष्य में दोहरा सकते हैं। सभी सवाल और टेकअवे सबमिट हो जाने पर मैं अपनी टीम से डिजिटल सर्वे बनवाता हूं जो उन्हें रैंडम ऑर्डर में लिस्ट करता है। लिस्ट्स मीटिंग अटेंडीज को भेजी जाती हैं जो हर आइटम को 1 से 10 के स्केल पर रैंक करते हैं। 1 मतलब यह डिस्कस करने लायक नहीं और 10 मतलब इस पर डिस्कस करना सबसे ऊंची प्राथमिकता होनी चाहिए। यह व्यवस्थित प्रोसेस है जो गारंटी देता है कि मीटिंग में आने वाला हर व्यक्ति डेक पढ़ चुका है, टेकअवे सोच चुका है, अपने सवाल बनाए हैं और ग्रुप के सबमिशंस को कैसे रैंक करता है हमें बता चुका है। हम उत्पादक बातचीत में तुरंत कूदने को तैयार होते हैं। स्पिन से बचो। हम MOR शुरू करते हैं सर्वे में 7 या ऊपर स्कोर करने वाले टेकअवे पढ़कर, फिर सवालों में गोता लगाते हैं। सबसे ऊंचे रैंक वाले से शुरू करके जितना हो सके उतने कवर करते हैं इससे पहले कि समय खत्म हो। असाइंड मॉडरेटर ग्रुप को सवाल दर सवाल ले जाता है और रियल टाइम में टेम्पो मैनेज करता है, तय करता है कि किसी टॉपिक पर फॉलो अप सवालों के लिए रुकें या आगे बढ़ें। टेम्पो मुख्य रूप से हर डिस्कशन की उत्पादकता से नियंत्रित होता है। मॉडरेटिंग की क्वालिटी मीटिंग की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। MOR और QOR में अक्सर यूनिट लीडर को मॉडरेटर बनाना समझदारी भरा होता है, लेकिन मुझे अप्रत्याशित चॉइस असाइन करना भी पसंद है। कभी कभी, उदाहरण के लिए, मैं यूनिट से बाहर किसी को सरप्राइज मॉडरेटर बनाता हूँ। ऐसे लोगों को टैग करता हूँ जिनका न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू हो और जो चीजों पर पॉजिटिव स्पिन डालने को मजबूर न महसूस करें। मैंने मीटिंग अटेंडीज से भी मॉडरेटर बनने को कहा है। ऐसे सीनियर को चुनकर जो आमंत्रित होने लायक हो लेकिन इतना अनुभवी न हो कि मीटिंग लीड करने का स्पष्ट चॉइस हो।
मैं चाहता हूं कि वह व्यक्ति मजबूत व्यक्तित्व वाले एग्जीक्यूटिव्स के ग्रुप को शेफर्ड करने के हैंड्स ऑन अनुभव से फायदा उठाए। सहजता पर मेरे जोर में तरीका है। मैं सब कुछ करूंगा कि अटेंडी एमओआर में क्राफ्टेड स्क्रिप्ट लेकर न आए। क्यूरेटेड नैरेटिव प्रेजेंट करने को दृढ़। मीटिंग में सभी को यूनिट के परफॉर्मेंस की असली स्थिति जाननी चाहिए और सीनियर मैनेजमेंट को हमारी फिड्यूशरी जिम्मेदारी निभाने और जिम्मेदारी से जितना हो सके उतना शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएट करने के लिए अबाधित दृश्य चाहिए। साथ ही क्योंकि लोग महसूस कर लेते हैं जब नैरेटिव सच्चा नहीं लगता, मैं नहीं चाहता कि मीटिंग शक से खराब हो कि कुछ कहा नहीं जा रहा। सब टेबल पर रखो, अच्छा और बुरा। मुझे खासकर बुरा सुनना है क्योंकि बहुत बार गलत चल रही चीजें पैसा कमाने के अवसर में बदल सकती हैं। ऑपरेटिंग रिव्यू प्रैक्टिस हमारी सक्सेशन प्लानिंग स्ट्रैटेजी का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह हमारी प्राथमिकता को रिफ्लेक्ट करती है कि जब संभव हो एग्जीक्यूटिव टैलेंट को इन हाउस प्रमोट करें। ये मीटिंग्स कंपनी के सभी हिस्सों में एग्जीक्यूटिव्स को एक्सपोज करके सक्सेशन के लिए बेंच स्ट्रेंथ बनाती हैं और लीडरशिप को संगठन में राइजिंग स्टार्स स्पॉट करने और उन्हें एक्शन में देखने का तरीका देती हैं। प्रमोशन के अवसर खुलते हैं तो ऑपरेटिंग रिव्यू में लगातार वैल्यू जोड़ने का ट्रैक रिकॉर्ड किसी व्यक्ति के पक्ष में तराजू झुका सकता है। मुझे मीटिंग्स को उत्साहजनक नोट पर खत्म करना पसंद है। उदाहरण के लिए मैं कमरे में घूमकर हर व्यक्ति से पूछता हूँ, मीटिंग के दौरान किसका स्टार तुम्हारी नजरों में चढ़ा और क्यों? मुझे प्रभावित करता है जब कोई करियर की शुरुआत में ही कमाल का एमओआर चला लेता है, क्योंकि न केवल उन्होंने वह कीमती अनुभव लिया बल्कि यह भी बताता है कि वे बुद्धिमान फाइनेंशियली सैवी एग्जीक्यूटिव्स की टीम लीड कर सकते हैं जो अपने समय को प्रीमियम मानते हैं। विरोधी रायों की खोज करो। उच्च शक्ति वाले लोग जो अपनी बात जानते हैं उनके पास मजबूत राय होती है और ग्रुप सेटिंग में इसका मतलब विरोधी राय हो सकता है। इससे दूर भागने की बजाय मुझे विश्वास है कि विरोधी राय ही मीटिंग का उद्देश्य है। मुझे घबराहट होती है जब मीटिंग में सभी एकमत हों कि सब ठीक है। लगभग हमेशा एक ही तथ्यों को देखने के वैकल्पिक तरीके होते हैं और अगर वे ऑपरेटिंग रिव्यू में स्पष्ट चर्चा में सामने न आए तो कुछ गलत हो सकता है। जब दो व्यक्ति रचनात्मक डायलॉग में अपनी मतभेदों की खोज करते हैं तो बहस बोलने की स्टाइल से ऊपर उठकर सार तक पहुंचती है। वैल्यू क्या है, जोखिम क्या है, डोमिनो इफेक्ट क्या है और जवाब ढेर पैसा कमाने की ओर ले जा सकते हैं। मीटिंग खत्म होने का रोमांचक अनुभव तब होता है जब उत्पादक मीटिंग में कमरे का हर व्यक्ति हर स्पीकर पर पूरी तरह ध्यान दे रहा हो। इसीलिए मीटिंग में हर अटेंडी को बोलने के लिए प्रोत्साहित करना महत्वपूर्ण है। सुनना महत्वपूर्ण है, लेकिन जो केवल सुनता है वह ले रहा है बिना दिए और ग्रुप को नुकसान पहुंचा रहा है। मेरे ऑपरेटिंग रिव्यू में मॉडरेटर मीटिंग के दौरान कमरे में कई बार घूमता है और हर पार्टिसिपेंट से एक ही सवाल पूछता है। तकनीकी रूप से वीडियो मीटिंग्स Q&A के लिए अच्छे डिजाइन किए गए हैं क्योंकि पार्टिसिपेंट्स ग्रुप चैट में अपने जवाब टाइप कर सकते हैं। एमओआर के अंत तक मौजूद हर व्यक्ति को स्पष्ट समझ होनी चाहिए कि उनकी यूनिट ने प्लान के मुकाबले कैसा परफॉर्म किया, सुधार के अवसर क्या हैं और टीम को अपने टारगेट्स हासिल करने में मदद करने वाले टैक्टिकल स्टेप्स क्या हैं। मीटिंग खत्म होते वक्त हम कल सिर जोड़कर बैठेंगे और इसकी तह तक जाएंगे। जैसा सुनकर दिल गर्म हो जाता है। यह बताता है कि असली कनेक्शंस बने हैं। अपनी अगली मीटिंग के अंत में हर पार्टिसिपेंट को बारी बारी खड़ा करो। किसी दूसरे व्यक्ति को सीधे देखकर नाम लेकर कहो, मुझे तुम्हारी ही टीम में होने पर गर्व है, क्योंकि हर नियम का एक फुटनोट होता है
और अटेंडीज के सवालों के मामले में वह यह है कि कुछ सवाल कुछ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स के दायरे में होते हैं जो पूरे ग्रुप के लिए बहुत संकीर्ण होते हैं। इन्हें ऑफलाइन डील किया जाता है ताकि अटेंडीज का फोकस उन सवालों पर रहे जिन्हें उनकी सामूहिक बुद्धि की जरूरत है, खासकर बड़े बालदार समस्याओं पर जिन्हें हम डिस्कस करके पलटने को उत्सुक हैं। मैं बोर्ड मीटिंग्स भी कॉर्पोरेट मीटिंग्स की तरह चलाता हूँ, सहयोग और खुली कम्युनिकेशन पर जोर देकर। हमारे बोर्ड मेंबर्स को सभी ऑपरेटिंग रिव्यू में स्थायी आमंत्रण है और वे जो चाहें सवाल पूछ सकते हैं। जब वे एमओआर में बैठते हैं तो वे वही संरचना वाली मीटिंग देखते हैं जो बोर्ड के साथ इस्तेमाल होती है। यह फॉर्मूलिक अप्रोच है जो डायलॉग शुरू होने पर मीटिंग्स को फॉर्मूलिक होने से बचाने के लिए डिजाइन की गई है। मेरा फिलॉसफी है कि जिन बोर्ड्स की मैं चेयर करता हूँ उनके इंडिपेंडेंट मेंबर्स से हर अवसर पर जुड़ना, जिनके पास अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्र में प्रभावशाली क्रेडेंशियल्स हैं। आश्चर्य नहीं कि हमारे डायरेक्टर्स अपने उच्च स्तर के एंगेजमेंट से जवाब देते हैं। उदाहरण के लिए वे ज्यादातर कॉर्पोरेट बोर्ड मेंबर्स से कहीं ज्यादा घंटे लगाते हैं और कहीं ज्यादा सर्विस देते हैं। हमारे कई डायरेक्टर्स ने राहत और यहाँ तक कि आश्चर्य व्यक्त किया है कि हमारे इंटरैक्शंस अन्य पब्लिक कंपनी बोर्ड्स पर अनुभव की गई बाधाओं से इतने मुक्त हैं। ये गतिविधियां बोर्ड और हमारी एग्जीक्यूटिव टीम के बीच भरोसा बनाती हैं। कुछ कॉरपोरेशंस में रबर स्टैम्प बोर्ड होते हैं जो संगठन में क्या हो रहा है इसके बारे में बहुत कम जानते हैं। वे साल में 4 बार कोरियोग्राफ्ड मीटिंग्स के लिए आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। मैं इसे मिस्ड अपॉर्चुनिटी मानता हूँ। अनुभवी होशियार प्रोफेशनल्स तक पहुंच होने का सबसे ज्यादा फायदा क्यों न उठाएं। बोर्ड मीटिंग्स और ऑपरेटिंग रिव्यू मीटिंग्स के बीच अंतिम समानता है अबाधित जानकारी की महत्वपूर्णता और मीटिंग पार्टिसिपेंट्स में पैदा होने वाला भरोसा। डायरेक्टर्स समय यह समझने में नहीं बिताना चाहते कि कंपनी की असली कहानी क्या है या मैनेजमेंट से सुनी बातों पर दूसरा अनुमान लगाना। मेरी कंपनियों के बोर्ड इतने परिष्कृत रहे हैं कि समझते हैं बिजनेस दुनिया पागल जगह हो सकती है और वे मुझ पर भरोसा करते हैं कि जो जानकारी उन्हें जाननी चाहिए वह लाऊंगा। बाहरी मीटिंग्स में क्राउड सोर्सिंग का लाभ उठाओ। जब मैं किसी भी साइज की ऑडियंस के सामने होता हूं तो जितनी जल्दी हो सके आसान बातचीत वाला टोन स्थापित करना चाहता हूं। पब्लिक स्पीकिंग की दुनिया में एक बुद्धिमत्तापूर्ण कहावत है कि लोग तुम्हारी हर बात याद नहीं रखेंगे, लेकिन याद रखेंगे कि तुमने उन्हें कैसा महसूस कराया। मैं चाहता हूं कि मेरी ऑडियंस सम्मानित महसूस करे और बाहरी मीटिंग में सम्मान कम्युनिकेट करने का सबसे प्रभावी तरीका जो मैं जानता हूं वह है ऑडियंस को एजेंडा सेट करने देना। क्राउड सोर्सिंग में यह ट्विस्ट ऑडियंस को सीधा बैठने और नोटिस करने पर मजबूर कर देता है। उन्हें अचानक एहसास होता है कि मैं किसी और द्वारा लिखित और वकीलों की कमेटी द्वारा वेटेड न्यूटर्ड मोनोलॉग नहीं देने वाला। अगर मैं अपने कमेंट्स प्री प्रोग्राम करना चाहता तो रोबोट को अपनी जगह खड़ा कर देता। मेरा नजरिया है कि पॉलिश्ड होने की बजाय किनारों पर रफ होना बेहतर है। जब मुझे फायर साइड चैट में बोलने के लिए आमंत्रित किया जाता है, जैसे बैंक इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस से ब्रॉडकास्ट करते हैं, तो मैं 1-2 मिनट खुद का परिचय और कुछ हाई लेवल थीम्स देता हूँ और फिर सीधे सहज Q&A में चला जाता हूँ। मेरे एक्शन ऑडियंस को कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तुमने मुझे अपना समय देकर सम्मानित किया है, इसलिए मैं तुम्हें सम्मानित करना चाहता हूँ तुम्हारी दिलचस्पी की बातें करके। यही अप्रोच टाउन हॉल टाइप मीटिंग्स और यहाँ तक कि ग्लोबल टेलीकॉन्फ्रेंस के लिए प्रभावी है, जहाँ हजारों या दसियों हजार पार्टिसिपेंट्स लिंक्ड हों। बोर्ड मीटिंग्स कोरियोग्राफ्ड नहीं होनी चाहिए। अगर तुम सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़ने वाले हो तो उसे ईमेल भेज दो। दुर्भाग्य से ज्यादातर प्रोफेशनल एसोसिएशंस द्वारा
होस्ट की गई मीटिंग्स में अनुभव उलटा होता है। स्पष्ट होता है कि मॉडरेटर ने पैनल के हर स्पीकर से प्री मीटिंग की थी और सवाल बताए थे और स्पीकर्स ने जवाब स्क्रिप्ट किए थे। यह खासकर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ सच है, जिनकी टीमें अक्सर सवाल पहले अप्रूव करने पर जोर देती हैं। मुझे यकीन है कि उन्हें यह सुरक्षित लगता है, लेकिन मुझे बोरिंग। इसके बजाय मैं मुझसे कुछ भी पूछो और मैं जवाब दूंगा टाइप का व्यक्ति हूँ। अनस्क्रिप्टेड Q&A मुझे अपना गेम ऊपर करने पर मजबूर करता है, क्योंकि हजारों आंखें मुझ पर होती हैं। मुझे पैरों पर तेज होना पड़ता है और अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं पर मजबूत नियंत्रण। लेकिन एड्रेनालाइन से ज्यादा रश कनेक्शन का होता है। जब कोई मेरी बात में दिलचस्पी लेता है तो मैं सब कुछ करता हूँ उन्हें बातचीत का हिस्सा बनाने के लिए। कम नियम सेट करो, लेकिन उन्हें पत्थर में उकेर दो। अच्छी चलाई गई मीटिंग का स्वर और संरचना अविभाज्य है। लक्ष्य ऐसा माहौल है जहां सभी खुलकर लेकिन विचारपूर्ण बोल सकें। साइड बातें, व्यंग्यपूर्ण कमेंट्स, फोन पर मल्टीटास्किंग, ये विकर्षण हैं जो माहौल बिगाड़ते हैं और पार्टिसिपेंट्स को डिसएंगेज कर देते हैं। मीटिंग माहौल में सम्मानपूर्ण कम्युनिकेशन को बढ़ावा देने वाले ये 4 साधारण दिशा निर्देश हैं। सभी डिवाइस बंद करो। एक समय में केवल एक व्यक्ति बोले। कोई साइड बातें नहीं। स्पीकर को पूरा ध्यान दो और खुला ग्रहणशील मन रखो। असहमत हो लेकिन सम्मान पूर्वक असहमत हो। जिस व्यक्ति के साथ हो उसे सुनते वक्त बिना जजमेंट पूरा ध्यान दो। यह तुम किसी को दे सकने वाला सबसे बड़ा उपहार है। XPO में मेरे साथ एक शानदार चीफ कस्टमर ऑफिसर काम करता था जिसकी उल्लासपूर्ण पर्सनैलिटी थी। वह लोगों से प्यार करता था और लोग उससे। उसका करिश्मा ही वजह थी कि मैंने उसे सबसे महत्वपूर्ण कस्टमर रिलेशनशिप्स का इंचार्ज बनाया। हालांकि इंटरनल मीटिंग्स में वह साइड बातें करने से खुद को रोक नहीं पाता था। यह बाधक और अनुत्पादक था और अंत में मुझे मजबूरन एक्शन लेना पड़ा। मैंने उसे पूरे 1 साल के लिए सभी ऑपरेटिंग रिव्यू से बैन कर दिया। यह 12 राउंड मीटिंग्स थे जहां उसे असुविधाजनक स्थिति में अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजने पड़ते थे जो बैठकर बाद में उसे ब्रीफ करते। अपनी सजा पूरी करने के बाद वह मॉडल मीटिंग अटेंडी बन गया। C-सूट के मेंबर पर यह कठोर हथौड़ा था, लेकिन उसने अपनी खास आकर्षण से इसे स्वीकार किया और बाकी टीम को मैसेज मिल गया। नियम मानो। शक्तिशाली मीटिंग्स के लिए साधारण दिशा निर्देश। सभी डिवाइस बंद करो। एक समय में केवल एक व्यक्ति बोले। स्पीकर को पूरा ध्यान दो। खुला मन रखकर। असहमत हो लेकिन सम्मान पूर्वक असहमत हो। वैलिडेट करो, डिनिग्रेट मत। कभी कभी मीटिंग में बैठते वक्त मैं सोचता हूँ कि लोगों और परिस्थितियों का वह खास नक्षत्र पहले कभी अस्तित्व में नहीं था और फिर कभी नहीं होगा। यह समय का अनोखा पल है, अनंत संभावनाओं वाला, और मैं एक क्षण लेकर इसका आभार मानता हूँ। लोगों के नक्षत्र के साथ ज्यादातर मौखिक प्रतिक्रियाएं 2 श्रेणियों में आती हैं। या तो तुम कहा गया से सहमत हो या कम से कम दृष्टिकोण समझ दिखा रहे हो, या उलटी तरफ तुम अलग राय देकर या सिर्फ विरोध जताकर असहमत हो रहे हो। लीडर के रूप में कमरे में ऊर्जा बहती रखने के लिए जब बेचैनी महसूस होने लगे तो क्या करो? उस मामले में जब कोई स्पष्ट गलत या बिल्कुल मूर्खतापूर्ण बात कहे तो क्या? होशियार लोग कभी मूर्खतापूर्ण बातें कह देते हैं, लेकिन सहकर्मी को शर्मिंदा करना या गौटचा खेलना नो गो है, खासकर दूसरों के सामने। हर मीटिंग में एक पल लेकर आभार मानो
कि लोगों और परिस्थितियों का वह ठीक नक्षत्र पहले कभी अस्तित्व में नहीं था और फिर कभी नहीं होगा। साथ का अनमोल समय बर्बाद मत करो। ग्रुप डिस्कशन उत्पादक होने के लिए गलत होने का विकल्प खुला होना चाहिए और असहमत होने का भी। डायलेक्टिकल प्रोसेस शुरू करने के लिए दोस्ताना आगे पीछे होना चाहिए। असहमति बहुत लोगों को असुविधा देती है और आलोचना, भले अच्छे इरादे वाली, को व्यक्तिगत हमला समझ लिया जा सकता है। मीटिंग का स्वर व्यंग्य को हतोत्साहित करना चाहिए और सम्मानपूर्ण आलोचना को प्रोत्साहित। मेरे लिए अच्छा काम करने वाला समाधान है सुधार को वैलिडेशन से जोड़ना। यह इतना साधारण हो सकता है। मैं तुम्हारा पॉइंट समझता हूँ, लेकिन मुझे लगता है प्रोजेक्शंस गलत हो सकते हैं। या मैं दिशा में तुमसे सहमत हूँ, लेकिन सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि हम सही मान्यताओं पर काम कर रहे हैं। लोगों को वैलिडेशन मिलना पसंद है और इसे पहले व्यक्त करना चाहिए सुधार से पहले। इससे तापमान कम होता है और दूसरा व्यक्ति कम डिफेंसिव होता है। मैं यही करता हूँ जब ग्रुप की सहमति को ओवर रूल करना पड़ता है। मैं कह सकता हूँ, मैं समझता हूँ सभी क्या कह रहे हैं, फिर ग्रुप सहमति के मुख्य पॉइंट्स लिस्ट करता हूँ जो दिखाता है कि मैंने सुना। उसके बाद लेकिन मैं ग्रुप से अलग जगह पर पहुंच रहा हूँ। मैं बताता हूँ कि वह जगह क्या है और क्यों अलग हूँ, और उनसे सपोर्ट मांगता हूँ जब मैं एग्जीक्यूटिव फैसला लेता हूँ। मुझे ये बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ज्यादातर समय ग्रुप सही जगह पहुंच जाता है और अंत में मैं रैंक पुल करने के लिए माफी नहीं मांगता। मैं अपनी पोजीशन का इस्तेमाल ग्रुप को सबसे अच्छे फैसले तक लीड करने के लिए कर रहा हूँ। सीईओ के रूप में मेरे पास सबसे व्यापक दृश्य है और सबसे ज्यादा स्रोतों से जानकारी तक पहुंच। मुझे रणनीतिक महत्व की कुछ बातें पता हो सकती हैं जो ग्रुप को नहीं, या करियर के पहले हिस्से से प्रासंगिक अनुभव। साथ ही यह महत्वपूर्ण है, मैं रैंक पुल केवल सभी को ध्यान से सुनने और उनकी राय पर विचार करने के बाद करता हूँ। मेरी सीनियरिटी मुझे न केवल अधिकार देती है, बल्कि अलग निष्कर्ष तक पहुँचने में लीडरशिप करने की जिम्मेदारी भी। इस अध्याय में बताई मीटिंग तकनीकों में मुझे इतना विश्वास है कि मैं बाहरी मीटिंग सीरीज बनाने की प्रक्रिया में हूँ, जिसमें मुख्य रूप से आमंत्रित सीईओ और फॉर्च्यून 200 कंपनियों के अन्य सीनियर एग्जीक्यूटिव्स शामिल होंगे। हम हर मीटिंग एजेंडा ठीक वैसे सेट करेंगे जैसे मैंने बताया, टॉपिक्स क्राउडसोर्स करके। ये सफल लोग अपने अनुभवों के आधार पर टॉप रैंक सवालों के ऑफ द कफ जवाब देंगे। मुझे दांव लगाने को तैयार हूं कि उस अप्रोच की सहजता और ग्रुप की क्वालिटी अविस्मरणीय विद्युतीय मीटिंग्स बनाएगी।